दोस्तों नमस्कार। एक पुरानी बीजेपी हुआ करती थी और एक मौजूदा बीजेपी है। पुरानी बीजेपी के दौर में सत्ता में आने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया और शायद संसदीय राजनीति के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब गठबंधन की सरकार चला करती थी, 42 राजनीतिक दल एक साथ खड़े थे। मौजूदा वक्त में आरोप तो यही लगता है कि दरअसल मौजूदा बीजेपी लोगों को साथ रख नहीं पाती है। इसीलिए बरसों बरस से जो गठबंधन पंजाब के भीतर अकालियों के साथ था वो खत्म हो गया। जो शिवसेना के साथ था उस शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया गया और जो बिहार के भीतर हुआ उसमें भी नीतीश कुमार आवाजाही करते रहे। और इस परिस्थिति में वो तमाम नेता जो एक वक्त बीजेपी के साथ खड़े रहते थे, उसमें ममता बनर्जी भी रही, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी रहे और एक बड़ी लंबी कतार है जो कि मौजूदा वक्त में विपक्ष की राजनीति कर रही है, लेकिन वह बीजेपी के साथ आना नहीं चाहती है। तो क्या यही सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हो चला है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अपने बूते सत्ता में नहीं आई है। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ कर निकले, अजीत पवार एनसीपी तोड़ कर निकले, लेकिन अजीत पवार जब निकले तब सत्ता एकनाथ शिंदे की चल रही थी, साथ में बीजेपी खड़ी थी, या कहीं बीजेपी ने ही पूरी व्यू रचना की थी। लेकिन बीजेपी ने यह कतई नहीं सोचा था कि 2.5 बरस के बाद जब राजनीति एक बार फिर चुनाव को लेकर या बीएमसी चुनाव को लेकर सामने खड़ी होगी तो बीजेपी के सामने यह संकट उभर कर आ जाएगा कि आखिर सरकार अपने बूते कैसे चलाएं। यही वो सवाल है जिसका जवाब बीते 10 दिनों में मिला नहीं है। धर्म की राजनीति के आश्रय महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा किया नहीं जा सकता है। जाति की राजनीति के आश्रय बीजेपी कहीं महाराष्ट्र में फिट बैठती नहीं है। और इन दो परिस्थितियों के बीच एकनाथ शिंदे की राजनीति इन दोनों परिस्थितियों को पाट लेती है। तो क्या एकनाथ शिंदे का मैजिक बीजेपी से बड़ा हो गया? क्या एकनाथ शिंदे की राजनीति इस दौर में इतनी बड़ी हो गई जहां पर बीजेपी की अपनी राजनीति घबराहट में है और बिना एकनाथ शिंदे के चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चला है? यह जाति की राजनीति और बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है, सब कुछ धूमिल पड़ रहा है क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासत को साधने के लिए एकनाथ शिंदे की गवर्नेंस और उनके राजनीतिक तौर तरीकों को समझना होगा। और आज इसी का मौका है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि तारीख तय हो गई, मंच भी तैयार है, सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार है और मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार कल तक करना ही होगा। लेकिन इस कल से पहले वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें महाराष्ट्र के भीतर पहली बार नौकरशाही को यह लगने लगा है कि अगर एकनाथ शिंदे सत्ता में बने रहेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। दरअसल इस दौर का भ्रष्टाचार या कहें करप्शन जिस लिहाज से महाराष्ट्र के भीतर घुसा, उसने दिल्ली को चुनौती देनी शुरू कर दी। यानी दिल्ली के भीतर का भी करप्शन जो सरकार के तौर पर पूरे देश में चलता है, उसके समानांतर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए नौकरशाही उसी तर्ज पर आगे निकली। और 30% का फार्मूला बहुत अच्छा लगता है पुलिस प्रशासन को, राजनीतिक तौर पर अगर खुली शहद दी जा रही हो और कोई मात करने को तैयार हो नहीं। तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब वो ईमानदारी का पाठ पढ़ना शुरू कर देगी और सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा? मुश्किल सवाल है। जिले दर जिले और खास तौर से महाराष्ट्र के उन जिलों में जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीती है, वहां के अधिकारी हो या मुंबई के भीतर के अधिकारी हो, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसलिए हैं कि उनकी ताकत उस करप्शन के आश्रय चलती है जो कि नौकरशाही को कहीं भी हाथ फैलाने नहीं देती है, बल्कि एक सिस्टम काम करने लगता है। यह पहली सफलता है महाराष्ट्र के राजनीति की भीतर की। दूसरी बड़ी सफलता इस मायने में कहीं ज्यादा बड़ी है कि जो बीएमसी का चुनाव होना है उसमें
जो राजनीतिक समीकरण है, अगर बीएमसी के चुनाव को परखें तो फिर बीजेपी की जीत बिना एकनाथ शिंदे के संभव है ही नहीं। क्योंकि शिवसेना अगर टूटेगी नहीं, शिवसेना अगर एकजुट हो जाएगी तो ठाकरे परिवार एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और बीजेपी या कहें दिल्ली में बैठी हुई मोदी शाह की जोड़ी इसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को खत्म करना है तो एकनाथ शिंदे की हर डोर को पकड़ना होगा, साथ चलना होगा, उनके डोर के आसरे अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तर्ज पे आगे बढ़ाना होगा। यह एक नई परिस्थिति है। बीएमसी चुनाव की चुनौती, जरा इसको इस रूप में भी समझना चाहिए कि पिछले चुनाव में 84 सीटें शिवसेना जीती थी, 82 सीट बीजेपी जीती, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यह भी समझना होगा कि पिछले चुनाव में बीएमसी के भीतर जो बीजेपी को 82 सीट मिली थी उसमें उसने बड़ी छलांग 51 सीटों की लगाई थी, क्योंकि शिवसेना और उसके बीच तालमेल सीटों के समीकरणों को लेकर पहले ही हो गया था। जबकि शिवसेना की अपनी सीट सिर्फ 9 सीट बढ़ी थी, कांग्रेस ने 21 सीटें गंवाई थी, वो 31 पर आ गई थी। तो यहां कांग्रेस और एनसीपी का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह समझना है कि बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा अगर नहीं रहा तो शिवसेना खत्म या ठाकरे परिवार के लिए सबसे अंधेरे दिनों की शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव में तो जीत हार होती रहती है और ठाकरे परिवार, अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ दीजिए तो कभी भी उसने मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखी नहीं। रिमोट से चलाते थे बाला साहब ठाकरे, लेकिन इस दौर की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है। तो क्या बीएमसी चुनाव के लिए पहली जरूरत एकनाथ शिंदे है? यह दूसरा सवाल है। पहला सवाल नौकरशाही और करप्शन से जुड़ा है, दूसरा सवाल बीएमसी के चुनाव से जुड़ा है और तीसरा सवाल लगातार खुद को वेलफेयर या कहें कल्याणकारी योजनाओं के आसरे या महाराष्ट्र के भीतर जो कुछ भी अपने गवर्नेंस के दौर में जो भी प्रोजेक्ट वो लेकर आए, उस प्रोजेक्ट के आसरे तुलना वो करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे से तुलना हो जाए, क्योंकि वह भी 2 बरस तक रहे। उस 2 बरसों के भीतर की जीडीपी हो, उस 2 बरसों के भीतर में जो भी प्रोजेक्ट्स आए हों और इस दौर के जो वेलफेयर स्कीम, जो पैसा और कैश ट्रांसफर की परिस्थिति थी, उसने एक झटके में एकनाथ शिंदे को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। या फिर वह इस राजनीति को समझ गए कि यहां जरूरत उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने की नहीं है, यहां जरूरत तो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, उनके आसरे बीजेपी को निशाने पर लेने की है। और बीजेपी को निशाने पर लेने की पहली जरूरत के तहत ही वो सतारा गए। उनका गांव है, उनकी तबीयत खराब है, जो उन्होंने मैसेज अपने तौर पर दिया। लेकिन अंदरूनी बात यह भी है कि वो जनता की उस नब्ज को पकड़ना भी चाहते थे, जनता की नब्ज को समझना भी चाहते थे और जनता की धड़कनों को लोगों के सामने रखना भी चाहते थे, जिससे यह मैसेज खुले तौर पर जाए कि बीजेपी जिस राजनीति को साधती रही है और वो कहती रही है कि वो जनता के हितकारी है, तो ऐसे में वो जनता खुद अगर कहे कि बिना एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के भीतर कौन कैसे मुख्यमंत्री होगा, शायद ये बड़ी दूर की गोटी है। जब वो सतारा पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में किसान उनसे मिलने आए। वो खुद कई मंदिरों में गए, लौटते समय आज एक मंदिर में भी गए जो जनानी देवी मंदिर सतारा में है। उससे पहले वहां पर एक किसान ने एक बात कही, सतीश देव गुंडे, उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी पत्नी रो रही है और रात में उठकर रो रही है कि उनके अपने मुख्यमंत्री का क्या हाल हो गया, जिस मुख्यमंत्री ने उनको लाडली बहना के तहत पैसा दिया, बिजली बिल माफ करा दिया, सफर 50% सस्ता कर दिया। वो मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री है और उस जनता के मुख्यमंत्री को जनता का होने का सुख जो है ये वो मुंबई आकर कहते हैं। यानी एक तरफ गांव वाला, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। इस राजनीति को जरा समझने के लिए आपको सबसे पहले हमें लगता है उस किसान की बात सुनानी पड़ेगी। सतीश मारुतीराव देवगुंडे, राहणार सोन्नाथडी तालुका माजलगाव जिल्हा बीड। आणि अशा माणसाला ही वेळ आहे ना, बरोबर नाही। सुखात तो कोणी भेटल, दुःखात भेटायची इच्छा आहे। मग ते आम्हाला काही फोटो नको, आम्हाला कुठलं काही काम नाही, कुठलं काही पत्र पाहिजे नाही, काही नाही।
फक्त भेटायचे. माझे त्यांच्या लाडक्या बहिणीला भाऊ नाही सक्का, म्हणून ती रेडी ताटात, म्हणून मी दीडला निघालोय, रातोरात रातपाडीत आलोय. मला फक्त त्यांना भेटायचंय, फक्त एका मिनिटासाठी. भेट दिली, त्यांची इच्छा नाही दिली. नाही, असा माणूस मुख्यमंत्री पहिल्यांदा वाटतोय की खरंच तळागाळातल्या माणसाला काळजी घेणारा, सर्वांचीच काळजी घेणारा, आणि त्यांची काळजी घ्यायला कोण नसेल तर आम्ही फक्त भेट घेऊ शकतो, बाकी काय करणार आम्ही. तो क्या बीजेपी को इसी बात का डर है कि जिस जनता की राजनीति का जिक्र वो किया करते थे और गठबंधन के भीतर बीजेपी और संघ के स्वयंसेवक गांव गांव घूमकर ये बताते थे कि जनता के हित के लिए वो सत्ता संभाले हुए हैं, उस पूरी राजनीति को एकनाथ शिंदे ने चुनाव ऐलान के बाद से अभी तक की परिस्थिति में इस तर्ज पर हड़प लिया है, जहां मैसेज दो ही जा रहा है. पहला मैसेज जनता के अनुकूल गवर्नेंस एकनाथ शिंदे ही ला सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो इससे पहले 5 बरस मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उस दौर में जनता के अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं बनी, यह पहला सवाल है.